उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो एंड पे रह गया दैट इज़ पोटाशियम सल्फाइड। यहाँ पे पोटाशियम के ऊपर चार्ज +1 है, सल्फाइड के ऊपर चार्ज -2 है। पोटाशियम ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन। तो पोटाशियम का वैसे एटॉमिक नंबर होता है 19, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। उसके बाद हमारे पास हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर और द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ आयन दैट इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CO इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन से निकला है। सो हमने इसमें से बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और उतने ही ये जो हमारे पास डिफरेंट आयन्स हैं इसमें किसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सो 8 + 6 कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने ये देखना है कि इसमें से कौन सा आयन है जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले साइनाइड आयन ले लेते हैं CN-1। तो कार्बन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6, एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 + 6 कितने होते हैं, 13। और एक इसके ऊपर -1 है, -1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो 13 + 1 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास इसका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा। अगर हम O2 पॉजिटिव की बात करते हैं, O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव में क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 8 है। तो 8 + 8 कितने होते हैं, 16। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया हुआ है तो 16 - 1 यहाँ पे हो जाएगा 15। सो दैट इज़ नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और O2 नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो वो हम यहीं पे कर लेते हैं O2 नेगेटिव। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8 और दूसरे ऑक्सीजन का भी 8 है। तो 8 + 8 16 और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये भी नहीं। इसके बाद नाइट्रोजन पॉजिटिव 2 और उसके पॉजिटिव चार्ज है। तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, दूसरे का भी 7। तो 7 + 7 14 होते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक +1 चार्ज भी है। तो +1 का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं 14 किस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, साइनाइड आयन में। से ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी इज़। अब इन सब में से आपने बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कौन सी वाली है। सो इसका तरीका आपको मैंने फर्स्ट MCQ के अंदर बता दिया। इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे, नाइट्रोजन N2 अभी आपको मैंने बताया है, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के अंदर 8 हैं। तो 8 + 16 14 इलेक्ट्रॉन्स। CN नेगेटिव साइनाइड आयन में कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 + 6 और +1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है। तो ये भी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये -1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। O2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 हो जाएंगे 16 और 16 की उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें से माइनस कर दें तो 16 - 2 यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि O2 पॉजिटिव 2 की फॉर्म में है, या साइनाइड आयन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। तो इन सब के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द कंपाउंड इन विच केटाइन इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ एनाइन इज़। अब इसमें से आपने बताना है कि जो केटाइन और एनाइन है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके अंदर हैं। तो इसमें सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 11, लेकिन यहाँ पे ये +1 की फॉर्म है। इसका मतलब इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें। सोडियम के अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ, -1 चार्ज है। तो इसका मतलब है 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है केटाइन और एनाइन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी की सीजियम फ्लोराइड, तो सीजियम फ्लोराइड में यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है। और सीजियम के अगर हम देखते हैं तो सीजियम के अंदर 55 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना
वो इसने लूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर 54 इलेक्ट्रॉन है। सीजियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, वो किसने लिया? फ्लोरीन ने लिया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 9। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तब भी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम आयोडाइड। सोडियम का अगेन कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ पे पॉजिटिव 1 चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव 1 चार्ज। सोडियम के अंदर जैसे मैंने ये आपको बता दिया 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो सोडियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन आयोडाइड आयन की अगर हम बात करते हैं तो 53, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया सोडियम से, तो ये 54, ये भी हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो एंड पे रह गया दैट इज़ पोटाशियम सल्फाइड। यहाँ पे पोटाशियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव 1 है, सल्फाइड के ऊपर चार्ज -2 है। पोटाशियम ने यहाँ पे क्या किया हुआ है? इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन। तो पोटाशियम के वजह से एटॉमिक नंबर होता है 19, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। उसके बाद हमारे पास है सल्फाइड। सल्फाइड हमारे पास -2 की फॉर्म में। सल्फाइड का एटॉमिक नंबर जो होता है ना सल्फर का, वो 16 होता है। -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, तो 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखें, इसमें जो पोटाशियम आयन है या जो सल्फाइड आयन है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इक्वल है। हेंस दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अब हमारे पास MCQ नंबर 4 है, द कम्बिनेशन ऑफ 3 2p ऑर्बिटॉल्स ऑफ वन एटम एंड 3 2p ऑर्बिटॉल ऑफ अनदर एटम कैन गिव राइज टू व्हाट। हमारे पास एक एटम है, ठीक है, उसमें एक में 3 2p ऑर्बिटॉल्स है, दूसरे के अंदर भी 3 2p ऑर्बिटॉल्स प्रेजेंट है। तो कहता है अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग होती है, तो हमारे पास क्या बनेगा? तो डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास गिवन है। 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, 6 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, 4 pi 2p and 2 sigma 2p molecular orbital, 2 molecular orbital which are symmetrical around the bond axis। so इसको सॉल्व करते हैं। ये molecular orbital थ्योरी का एक्चुअली सवाल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसको ब्लैंक स्पेस पे ले आते हैं। देखें हमारे पास है 2px 2py 2pz, ये एक एटम है, लेट से इसको A कर देते हैं। दूसरा एटम है, उसमें भी 2px है, 2py है, 2pz है, ठीक है, दिस इज़ B। ये 3 2p ऑर्बिटॉल हैं, ये भी 3 2p ऑर्बिटॉल है। जब ये कंबाइन होते हैं और लैप करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है? सिग्मा 2px और पाई 2py और पाई 2pz। ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटॉल है? दिस इज़ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटॉल। यहाँ पे हम इसकी एनर्जी लिख लेते हैं। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटॉल लो एनर्जी पे होते हैं, और हाई एनर्जी पे क्या बनता है? पाई स्टार 2p और पाई स्टार 2py और ये z, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसको कंबाइन कर लें, इस तरह लाइन शाइन लगा दें, ठीक है, जिस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी के अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिग्मा 2p कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटॉल्स बनते हैं? ये सिग्मा, ये भी सिग्मा। इसका मतलब है कि 2 हमारे पास क्या बनते हैं? सिग्मा 2p ऑर्बिटॉल बनते हैं। और पाई कितने बनते हैं? 1 पाई, 2, 3 और ये 4, 4 पाई 2p ऑर्बिटॉल्स की यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये राइट ऑप्शन क्या मौजूद है हमारे पास या नहीं मौजूद। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर C के अंदर क्या लिखा हुआ है? 4 पाई 2p एंड 2 सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स। ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। MCQ नंबर 5। तो 5 में हमसे क्या पूछ रहे थे? स्पीशीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद C2H4। C2H4 के अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 2 ये 2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच कर दें। देखें C2H4 की फॉर्मेशन हमारे पास होगी। अब इसमें से देखें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4। इस कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 ये 3 और ये 4। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो कुछ इस तरह हो जाता है। यहाँ पे हम दूसरे कलर से 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, हर हाइड्रोजन के में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब कहता है कि इसमें से ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होगा। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 6, ठीक है। कार्बन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12। और हाइड्रोजन्स कितने हैं? 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो 12 + 1 16।
दिस इज़ 16 इलेक्ट्रॉन्स। इस पूरे जो हमारे पास ईथीन का मॉलिक्यूल है, दिस इज़ ईथीन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 2 ऑक्सीजन एटम हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 इलेक्ट्रॉन। हेंस दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ ईथीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय। कैथोड रेज को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? तो हमें पता है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिफ्लेक्टेड बोथ बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हेंस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विद मास नंबर 70। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो एटॉमिक मास गिवन है उसमें से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास हमारे पास 70 गिवन है, एटॉमिक मास या मास नंबर, और इसमें से अगर जिंक को हम देखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो 30 को 70 माइनस 30 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो 40 आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन जिंक विद डाई पॉजिटिव आयन। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है विच हैज़ द हाईएस्ट E/M रेशो। चार्ज टू मास रेशो किसके अंदर ज़्यादा है? हीलियम डाई पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, हीलियम पॉजिटिव आयन या D पॉजिटिव आयन। तो अगर हम चार्ज टू मास रेशो की बात करते हैं तो E/M फॉर हीलियम पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आएगा 1/4 टाइम्स, और D पॉजिटिव, ठीक है, ड्यूट्रियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह हीलियम पॉजिटिव 2 के लिए हमारे पास होगा 2/4, और E/M फॉर H पॉजिटिव इज़ 1/1। देखें ये हमारे पास आया कैसे है? E इज़ द चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है तो हम यहाँ पे 1 लगा रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है तो हम यहाँ पे 1 लगा रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव 2 लगा रहे हैं। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है, मतलब प्रोटॉन के ऊपर, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव 1 लगा रहे हैं। मैस, हीलियम का एटॉमिक मैस होता है 4, तो हम यहाँ पे 4 लगा रहे हैं। ड्यूट्रियम 2 होता है तो हम 2 लगा रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है तो हम यहाँ पे 1 लगा रहे हैं। हीलियम का 4 होता है तो हम यहाँ पे 4 लगा रहे हैं। आप इन सबको डिवाइड करें, यहाँ से आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा, यहाँ से 1 आंसर आएगा। तो सबसे जो ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है दैट इज़ फॉर प्रोटॉन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है दिस इज़ करेक्ट, 1 वैल्यू आती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है। 9 में हमसे क्या पूछ रहा है? वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज डैश। तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ जो है वो मैटर करता है कि साइज़ ऑफ प्रोटॉन इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट साइज ऑफ द एटम। तो अब हमें पता है कि जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन से उसका एक इलेक्ट्रॉन है वो भी रिमूव करें तो ये हमारे पास प्रोटॉन बन जाएगा। तो प्रोटॉन का जो एटॉमिक साइज़ होता है बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन। प्रोटॉन के अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये इसमें से हम लोगों ने बतानी है। तो प्रोटॉन इज़ न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रियम, नहीं, प्रोटॉन ड्यूट्रियम तो नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन इज़ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हमारे पास हीलियम होता है, हीलियम न्यूक्लियाई। प्रोटॉन इज़ आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये भी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर हम आयोनाइज करते, मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन इज़ आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, हाँ हाइड्रोजन है, उसको आपने आयोनाइज किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नोन एज प्रोटॉन। इससे पहले जो MCQ के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द राइट ऑप्शन, प्रोटॉन इज़ आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। अगर आप हाइड्रोजन एटम से उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, और इसी आयन को हम क्या कहते हैं? दिस आयन इज़ नोन एज प्रोटॉन। Which one of the following is expected to have largest size? Various options are given। हमने ये देखना है कि इसमें से सबसे बड़ा साइज़ किसका है। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लोराइड आयन है, फिर ऑक्साइड आयन है, फिर एल्यूमिनियम आयन है, फिर नाइट्राइट आयन है।
तो अगर हम फ्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ हम लिख लेते हैं फ्लोराइड, फिर हम यहाँ पे ऑक्साइड लिख लेते हैं, ठीक है, O2 नेगेटिव, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम है, फिर नाइट्रोजन है विद -3 चार्ज। तो अगर हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, लेकिन इसके ऊपर एक -1 चार्ज है, तो 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 8, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हुए हैं, तो 13 - 3 10। और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 7 इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, नेगेटिव का मतलब गेन, तो 7 + 3 10। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सब के अंदर सेम है, इसका मतलब है अगर हम इनको देखते हैं तो दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और उसके बाद अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स तो सब में सेम है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है जिसके ऊपर -3 चार्ज है, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सबसे कम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे कम है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसका साइज़ क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो सबसे ग्रेटर जो साइज़ है दैट इज़ फॉर दिस वन, ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल विद n = 6 एंड m = 0। अब हमने बताना है कि अगर हमारे पास n 6 है, मतलब शेल नंबर 6 है, तो उसमें अगर m इक्वल होता है 0 के, m क्या है, m इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास m = 0 मांग रहा है। तो अगर हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की, n = 6, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेगा दैट इज़ 6pz, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, 6 है, और z ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो या तो होगा वैल्यू 0 या होगी +1 या फिर होगी -1 वैल्यू, ठीक है, -1 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑपोजिटली अगर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्पिन क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो m = 0। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द कंपाउंड इन विच केटाइन इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एनाइन। अब यहाँ पे इसको मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बनता है। कैसे बनता है, पोटाशियम है, ठीक है, इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 19, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे चार्ज +1 है, K2S पोटाशियम सल्फाइड, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज सल्फाइड के ऊपर। +1 का मतलब है कि पोटाशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 पोटाशियम आयन हैं, 2 पोटाशियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, तो 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फाइड के ऊपर चार्ज -2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज सेम। केटाइन और एनाइन के ऊपर जो चार्ज है वो तो डिफरेंट है, यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ पे -2 चार्ज है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14 है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1:1837 टाइम्स। तो दिस इज़ mass of electron और this is the mass of proton. तो mass of electron is 1837 times. Next हमारे पास MCQ नंबर 15, the increasing order for the values of E/m charge to mass ratio is. अब इसमें से चार्ज टू mass ratio हम लोगों ने बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रॉन की देखते हैं तो हम लिखते हैं न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू 0/1, ठीक है। न्यूट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं, 0/1 लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए जो वैल्यू आती है दैट इज़ 2/4 चार्ज टू मास रेशियो की। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, दिस इज़ हीलियम न्यूक्लियर हैविंग एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखते हैं 1/1 / 1837 टाइम्स। तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1837 टाइम्स
और उसके बाद प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन हम लिखते हैं इस तरह P11, ठीक है। तो ये 1/1 इज़ इक्वल टू 1 की इक्वल हो जाएगा। तो अब हमसे क्या मांग रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मांग रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हम इसका लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ करेक्ट। न्यूट्रॉन का सबसे लेस है, उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल, फिर प्रोटॉन, और सबसे ज़्यादा जो है E/m वैल्यू दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन। और यही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास MCQ नंबर 16 है। इफ़ द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ W एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ N देन। अब आपके पास मास नंबर एक एलिमेंट है, उसका मास नंबर उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W के साथ, और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी आगे हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जब हमारे पास मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है लेकिन एटॉमिक मास कितना है 23। तो अगर हमसे पूछता है कि इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो हम क्या करते हैं कि W माइनस N करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग न्यूट्रॉन ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक मास है उसमें से हम माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक मास हमारे पास यहाँ पे 23 है और इसमें से हम एटॉमिक नंबर को 11 कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 और 1। तो ये 12 क्या हैं, 12 आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन में एटॉमिक मास को W के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है N के साथ, तो W माइनस N हो जाएगा और ये इक्वल होता है किसके, न्यूट्रॉन के। अब न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं N0 और यहाँ पे 1, ठीक है। दिस इज़ द एटॉमिक नंबर और ये हमारे पास क्या है, इसका मास नंबर 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 17 है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम पॉजिटिव 2 आयन टू बी emitted from N is equal to 2 state is given that the ground state ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt। तो ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज़ इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइड बाय N²। ये हमारे पास जब हम एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो डिराइव हो जाती है। अब इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल क्या करना है कि वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 13.6 और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को और उसका स्क्वायर ले लेंगे। लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, तो हम Z की जगह, Z इज़ एटॉमिक नंबर, तो 3 पुट कर देते हैं और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, ठीक है। N के ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा लेते हैं। अब N क्या है, N इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, शेल नंबर, N इज़ अ शेल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। अब इन सब को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 बन जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो कुछ आ जाएगा -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे माइनस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 18 है। 18 में फिर हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन है। विच वन इज़ करेक्ट फॉर द डी ब्रोगली इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू mc²। ये हमारे पास आइंस्टाइन की रिलेशनशिप है, इसको हम लिख लेते हैं आइंस्टाइन रिलेशनशिप और दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हमारे पास इक्वेशन है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी इज़ इक्वल टू h/μ। अब h क्या है, दिस इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट और दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब हम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब इन दोनों को हम लोग इक्वल कर लेते हैं एक दूसरे के, तो हमारे पास बनेगा ना mc² इज़ इक्वल टू h/μ। अब हमें ये पता है कि ये जो म्यू है फ्रीक्वेंसी दैट इज़ इक्वल टू c/λ। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो म्यू है इसमें हम c/λ पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा mc² इज़ इक्वल टू h
c बाय लैम्डा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्क्वायर और ये c यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास रह जाता है m इज़ इक्वल टू h बाय लैम्डा, बल्कि यहाँ पे एक c रह जाता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा mc इज़ इक्वल टू h बाय लैम्डा। अब नेक्स्ट हमें लैम्डा की अगर वैल्यू चाहिए तो हम लिखते हैं कि लैम्डा इज़ इक्वल टू h डिवाइड बाय mc। सिंपल हम लोगों ने क्या किया है कि इस लैम्डा को उधर ले गए हैं, क्रॉस हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो लैम्डा इज़ इक्वल टू h बाय mc, और मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है mc इज़ इक्वल टू मोमेंटम। ठीक है, p हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, p इज़ द मोमेंटम जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो इस mc की जगह पे हम लोग p अगर पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा लैम्डा विच इज़ द वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी जगह पे हम p लिख लेते हैं, या हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाएगा p इज़ इक्वल टू h डिवाइड बाय लैम्डा। और यही चीज़ हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटम इज़ इक्वल टू h डिवाइड बाय लैम्डा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 19 है। अब 19 में फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, कि आपके पास डिफरेंट पेयर्स गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि करेक्टली किसको मैच किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब रीज़न क्या है कि ये क्यों ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की, दीज ऑल आर नोन एज आइसोटोन्स। वजह क्या है कि सब में जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम है। 13 माइनस 14 हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 16, 31 माइनस 15 तब भी 16 आएगा, और 32 माइनस 16 तभी हमारे पास क्या आएगा 16। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, सब के अंदर इक्वल है, हेंस वी कैन से दैट दीज ऑल आर आइसोटोन्स। अब यहाँ पे अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर ये हैं तो फिर ठीक होगा। नाइट्रोजन तो वैसे एटॉमिक नंबर 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए, तो इसका मतलब है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन जो है उसके एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन किए हुए हैं तो ये 10 हो जाएंगे। और अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए, तो 24 प्लस 3 27। तो देखिए हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये दो तो हैं लेकिन तीसरा जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ, तो आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे एक कैल्शियम है दूसरा पोटाशियम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि आइसोबार्स, लेकिन आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मैस नंबर। अब यहाँ पे आप देखें कि मैस नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन मैस नंबर यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 18 है, तो मैस नंबर डिफरेंट है, तो दीज आर नॉट आइसोबार्स। सो एक ही करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो दीज आर नोन एज आइसोटोन्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 20 है। MCQ नंबर 20 में हमसे पूछ रहा है द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट। अब हीलियम जो है उसका स्पेक्ट्रम कहता है किस के साथ सिमिलर हो सकता है, तो हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 2 है। इसी तरह अगर हमारे पास लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज क्या है, +1, तो इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन लिथियम एंड हीलियम, हेंस वी कैन एक्सपेक्ट दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम शुड बी सिमिलर टू लिथियम। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। Which of the following statement do not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? बोर एटॉमिक थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऐसा है जो कि बोहर एटॉमिक थ्योरी या मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड नहीं है। द फर्स्ट इज़ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट आर क्वांटाइज्ड। यस, ये हमारे पास है, कहता है कि न्यूक्लियस है उसमें शेल्स होते हैं, ठीक है, या एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। सो यस, ऑप्शन नंबर ए बिलोंग्स टू बोर एटॉमिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी। अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, लेकिन जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो भी क्या हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है। सो ये भी हमारे पास बोर का ही पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स
रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो यस, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर, ये इसके अंदर है, अगले ऑर्बिट के अंदर बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, के पोजीशन और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो हम एक साथ मैयर नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हम लेटर ऑन एमसीक्यूज़ के अंदर डिस्कस भी करेंगे। क्या कहता है कि पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाइंड आउट साइमल्टेनियसली, एक साथ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ चलते हैं। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज़ 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, वीडियो के अंदर हम लोगों ने की भी थी कैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं, हमारे पास ये 0.53 एंगस्ट्रॉम कैसे आता है। द रेडियस ऑफ लिथियम पॉजिटिव 2 आयन हैविंग एटॉमिक नंबर 3 इज़ अ सिमिलर स्टेट इज़। अब हमारे पास एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास R1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं n² डिवाइड बाय z। अब ये R1 क्या है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहाँ पे n की जगह पे हम लगा लेते हैं 1, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, और इसी तरह z की जगह पे हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं किसका, जो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है कौन सा है, लिथियम है। तो इन सब को हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आता है दैट इज़ 0.17। अब वैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं n², तो n² का मतलब है कि ये हमारे पास फर्स्ट शेल है। अब हाइड्रोजन में भी क्या होता है, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम के अंदर भी एक ही शेल होता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि 1s1, तो न्यूक्लियस पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह लिथियम भी कह रहा है कि इन ए सिमिलर स्टेट, सिमिलर स्टेट का मतलब हाइड्रोजन की जो स्टेट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो वैल्यू आ रही है उस वही हम लोगों ने उसी स्टेट के अंदर फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो हमने यहाँ पे z की जगह पे 1 की बजाय 3 पुट करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.17 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में जैसे मैंने आपको बताया कि n = 1, एक ही शेल होता है, इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2। कहता है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, वो पड़ा हुआ है किधर, इलेक्ट्रॉन उसका फर्स्ट शेल के अंदर पड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं। अब एनर्जी अब्जॉर्ब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, जंप कर जाए कहाँ पे, सेकंड शेल के अंदर आ जाए। ठीक है, n1 से किधर चला जाए, n2 में चला जाए। अब यहाँ पे ये जो रेडियस है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस का हमारे पास अपना फार्मूला होता है और उस फार्मूले के मुताबिक ही हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। जो अबव फार्मूला है इसी के अंदर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, ये जो हम R1 कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय n² डिवाइड बाय z। तो रेडियस हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी आती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। मल्टीप्लाई कर देंगे n² की जगह पे हम क्या लगाएंगे, आप कौन सी शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, n = 2, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो इन सब को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यू विल गेट, अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा, क्यों, क्योंकि z के ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। और इसको अगर हम करते हैं 4 और 2 का स्क्वायर 4 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.53 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। सो ये हमारे पास क्या है, रेडियस की वैल्यू आ रही है। सो राइट ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम नेगेटिव इज़। अब देखें, एक हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, दूसरे हीलियम का भी एटॉमिक नंबर होता है 2, एक इसके ऊपर क्या है -1 चार्ज है। तो इससे हमारे पास बन जाएगा 2 + 2 4। -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है। तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द एटॉमिक ऑर्बिटल।
दिस इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हीलियम, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज़ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और दिस इज़ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से हम क्या लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो हम कहते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1s2, ये हमारे पास 1s2 बन जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा, एक इस साइड से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। अब क्या है, अब 5th वन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पे जाएगा, तो 5th वन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ऐसे। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारे पास बन जाएगा सिग्मा 1s, और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s। दिस इज़ BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज़ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो हम MOT के अंदर डिस्कस कर चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ पे आएगा, 2s, ये बन जाएगा हमारे पास सिग्मा 2s, ये हमारे पास बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ, बल्कि ये हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें सिग्मा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सिग्मा 2s है, उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s 1। अब एज अ होल 2 लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास ये क्या है, 2 हीलियम एटम है, ठीक है। वैसे नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता हीलियम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हीलियम का क्या होता है, 0 होता है। एनीवेज आई होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, द क्वांटम नंबर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब साइज़ के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या बताता है, साइज़, और इसको हम स्मॉल n के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 1 है तो फर्स्ट शेल है, 2 है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम फिर क्या करते हैं, 2n² का फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो हम लिखेंगे 2n²। सेकंड शेल के लिए हम लिखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। तो हम कहते हैं ना, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे के अंदर 8 आते हैं, फिर उसके बाद 8 के बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18 आते हैं, 4 का स्क्वायर 16 × 2 32। तो हमारे पास शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कौन बता रहा है, ये हमारे पास बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एनर्जी ऑर्बिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। अब हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 1s2 के अंदर, फिर हम लिखते हैं 2s2, फिर हम लिखते हैं 2p6, फिर 3s2, 3p6, और उसके बाद सो ऑन आगे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, 3d में। तो अब ये लोवेस्ट एनर्जी पे, ये हाईएस्ट, और फिर हम आगे मूव कर रहे होते हैं हाईएस्ट। जिस तरह हमारे पास हम स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास लोवेस्ट और ये हमारे पास हाईएस्ट। ये कौन बता रहा होता है, ये हमें बता रहा है ऑफ पाउल्स प्रिंसिपल। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है, दिस इज़ करेक्ट। ये पाउल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, इसको हम लेटर ऑन के MCQs के अंदर डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। MCQ नंबर 27, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 kJ per mole, hence the energy of fourth Bohr orbit would be। आपके पास कहता है हाइड्रोजन एटम है, उसकी जो एनर्जी गिवन है सेकंड ऑर्बिट की वो इतनी गिवन है, और उसकी जो फोर्थ शेल है, ठीक है, वो कितनी होगी। सेकंड की गिवन है, फोर्थ की आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट हमारे पास एक नेट एनर्जी के लिए इक्वेशन हम डिराइव करते हैं जो कि आप लोगों ने हर हाल में याद करनी है कि नेट एनर्जी इज इक्वल टू -1312 डिवाइड बाय n² किलोजूल पर मोल। अब ये रट्टे वाली चीज़ है, ठीक है, फार्मूला रट्टा लगाते हैं तो इसको आपने रटना है। अब सिंपल इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। 2 आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे फोर्थ वन का पूछ रहा है ना, तो आप n की जगह पे क्या लगा दें, फोर्थ लगा लें। इसको मैं यहीं पे पुट कर लेता हूँ, -1312, और n की जगह पे मैं लगा लेता हूँ 4, और इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। जब मैं स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 82
किलो जॉल पर मोल। सो इसका माइनस के साथ आएगा ना, तो ये माइनस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 28, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट इज गिवन बाय। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है। दिस मोमेंटम फॉर इन एस इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन। अब अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर के हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं एल की 0, 1, 2, 3। एस ऑर्बिटल के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, पी ऑर्बिटल के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 वैल्यू होती है। अब ये वैल्यूज़ इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर फार्मूले के अंदर पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा एल फॉर एस। एस के लिए जो एल की वैल्यू क्या आ रही है 0 है, तो यहाँ पे आप 0 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 0 + 1 कर दें और h डिवाइड बाय 2 पाई, यहाँ से आपको 0 आ जाएगा, तो ये सारा के सारा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 29 है, और 29 में हमसे क्या पूछ रहा है कि द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1। कहता है कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है और ये उसके शेल्स हैं, ये हमारे पास लेट से इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो गिर रहा है किधर, फर्स्ट शेल के अंदर। हाइड्रोजन में एक शेल होता है ना। अच्छा, अब आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि हम नॉर्मली कहते हैं कि हाइड्रोजन में एक शेल है, अदरवाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कहती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कहता है, एटॉमिक फिजिक्स क्या कहती है कि नहीं, शेल जो है वो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं अप टू इन्फिनिटी। अब सवाल ये है कि अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आते आते वो गिर रहा है किसके अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर, तो आपने क्या फाइंड आउट क्या करना है, वेव लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब वेव लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है कि 1/λ इज़ इक्वल टू r विच इज़ रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, और वैल्यू अगला जो फार्मूला दैट इज़ n1 स्क्वायर और n2 का स्क्वायर। अब इसके अंदर सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब लिखोगे 1/λ इज़ इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट की 1.0978 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर, और n1 स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, तो ये फर्स्ट है, देखें स्टेट 1, और n2 जो है फाइनल स्टेट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर। ये इस इक्वेशन से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर लैम्डा है तो लैम्डा को ऊपर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 91.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ मीटर, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, 91 नैनोमीटर के, क्योंकि 10⁻⁹ किसकी इक्वल होता है, नैनोमीटर के, ठीक है। तो ये 91 को हम राउंड ऑफ करते हैं, तो ये 91.15 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 91 बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दिस वन इज़ करेक्ट। MCQ number 30, the frequency of radiation emitted when the electron fall from n is equal to 4 to n is equal to 1 in a hydrogen atom will be given। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और जो H प्लैंक्स कांस्टेंट है वो भी गिवन है। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द म्यू, या इसको आप F कर दें, फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। और जब हमारे पास होता ही है कि जब हाई एनर्जी पे, लो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो चला जाता है हाई एनर्जी पे, और जब हाई एनर्जी से वापस गिरता है तो उतनी एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। अब कह रहा है कि ये जो एनर्जी एमिट हो रही है इसकी आप फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करें, तो फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है कि न्यू इज़ इक्वल टू 1/h मल्टीप्लाई बाय आयोनाइजेशन एनर्जी, और मल्टीप्लाई बाय हम कर देते हैं 1/,
n1 का स्क्वायर और n2 स्क्वायर। नाउ दिस इज़ अगेन एन इक्वेशन जिसको हम लोगों ने याद करना है। अब वैल्यूज़ पुट करते जाएं इसके अंदर। 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे आपको गिवन है हाइड्रोजन की, तो ये आपने पुट कर दी। प्लांक्स कांस्टेंट जो है वो वैल्यू गिवन है, तो वो आप पुट कर दें 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जाउल सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा जाउल पर एटम। और उसके बाद आप इसको 1/1 कर दें और 1/, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है n=4, तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 डिवाइड बाय 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। यहाँ से आप LCM ले लें, मल्टीप्लाई कर लें एक दूसरे को, तो फाइनल यू विल गेट 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 पर सेकेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर C। According to Bohr's theory, Bohr atomic theory, the angular momentum of an electron in fifth orbit is। अब एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं mvr। ठीक है, m इज़ द मास, v इज़ द वेलोसिटी एंड r इज़ द रेडियस, दैट इज़ इक्वल टू nh। n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल नंबर बता रहा है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, और 2 पाई दीज आर द कांस्टेंट। अब ये हमारे पास जनरल एक इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम की, तो हमारे पास फिफ्थ ऑर्बिट का हमसे पूछ रहा है, तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो n की जगह पे हम लगाएंगे फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ शेल की बात कर रहा है, और h डिवाइड बाय पाई। तो 5 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आएगा, दैट शुड बी 2.5 h डिवाइड बाय पाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दिस वन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल एमिट मैक्सिमम एनर्जी। अब एनर्जी जो है उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है कि चेंज इन एनर्जी इज़ इक्वल टू 21.791 n1 स्क्वायर और n2 का स्क्वायर। ये है जूल पर एटम जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब इनके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं। ठीक है, n1 की जगह पे और n2 की जगह पे इन वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। तो अगर आप c की वैल्यू पुट करते हैं तो दिस विल गिव मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी 21.79 इंटू ये हमारे पास पहले जो है तो सेकंड है, सेकंड स्क्वायर और थर्ड का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें। सो इसी तरह सब के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। n4 3 n5 टू n4 ट्रांजिशन होती है, या n3 टू n2 ट्रांजिशन। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी के लिए जो है ना सबसे हाईएस्ट वैल्यू आती है। नेक्स्ट हमारे पास है द अलाउड वैल्यूज़ फॉर m l इज इक्वल टू 2। अब देखें l जो है दिस इज़ एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 s p d और f। अब l की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो अगर l की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है तो इसका मतलब है ये d ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो याद रखें कि जो s ऑर्बिटल है उसके लिए वैल्यू 0 है, तो इसके लिए जो m की वैल्यू होती है दैट इज़ 0। इसी तरह अगर हम p की बात करते हैं तो p के लिए वैल्यू होती है 1, तो m की जो वैल्यू होती है दैट इज़ -1 0 और +1। और d की अगर हम बात करते हैं d की वैल्यू होती है 2, तो ये होगा m की वैल्यू उसके लिए या तो -2 या -1 या 0 या +1 या +2, 5 वैल्यूज़ आती हैं। और इसी तरह f के लिए जो वैल्यू है l की वैल्यू दैट इज़ 3, तो m की वैल्यू हो जाएगी या तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो d की वैल्यू हमसे पूछ रहा है l इज़ इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू क्या होगी, -+2 भी हो सकती है, -1 या +1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0 भी है, +1 भी है और -1 भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे +1 और -1 भी है, +2 और -2
-2 और +2 यहाँ पे मौजूद है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 34 है, पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपने बताना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 6 और हाइड्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद हैं, तो 6 + 3 ये हो जाएगा 9। लेकिन इसके ऊपर एक +1 चार्ज है, तो आप इससे एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एमोनिया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, हाइड्रोजन की 3, तो 7 + 3 10। अब यहाँ पे वाटर है, वाटर में एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो 8 + 3 हमारे पास होता है 11। एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए, तो 11 - 1 ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी तरह CH3 और इसके ऊपर माइनस, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10, 3 हाइड्रोजन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का। इसके ऊपर -1 भी है, ठीक है, -1 आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है इसने 6 + 3 9 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ, तो 9 + 1 10। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2, 3 और 4, 2, 3 एंड 4, तो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 2, 3 एंड 4 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनमें सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सेम है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है दैट इज़ 35। The first emission line of hydrogen atomic spectrum in the Balmer series appear is R = Rydberg constant। अब बाल्मर सीरीज़ में हमारे पास होता है क्या है, बाल्मर सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ट्रांजिशन होती है दैट इज़ फ्रॉम N3 से N12 के अंदर। अगर थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है सेकंड शेल में, तो उस वक्त एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो कहाँ पे आएगा, बाल्मर सीरीज़ के अंदर ही आता है। तो अब उसके लिए आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि क्या इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमारे पास इक्वेशन है एनर्जी की, चेंज इन एनर्जी रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² - 1/n2²। अब इस इक्वेशन के अंदर हम लोग अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो हम लिखते हैं R, ठीक है, क्योंकि इसने भी सिंपल यहाँ पे R पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। अब N1 के लिए हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वो क्या होगी 2 और इसका स्क्वायर ले लेंगे, और N2 की जगह हम क्या लगाएंगे, 3 लगा देते हैं, 1/3 का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो हमारे पास हो जाएगा R, और इसका अगर हम लेते हैं ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 9, और 4 और 9 का अगर हम LCM लेते हैं तो हमारे पास 36 बन जाएगा। और 36 बनने के बाद इसको हम इस तरह कर सकते हैं, 1/4 × 36 माइनस 1/9, ये 9 हो जाएगा, × 36। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 9 × 36, तो 9 × 1 9, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 9 और 4 × 36, तो 9 - 4 / 36, तो 9 - 4 अगर आप करते हो तो 5/36, और यहाँ पे R की वैल्यू है तो आप यहाँ पे R लगा दें, तो 5/36 R पर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। S and P ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, नो, इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है। SP and SP2 ऑर्बिटल आर डीजेनरेट, नहीं, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। P और SP3 नहीं। ऑल SP3 यस। अगर हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH4 है। अब CH4 की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हम लिखते हैं कि 1s2 कार्बन के लिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 + 2 4, ये 5 और ये 6। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो हम लिखते हैं कि एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरह बन जाती है, 1s2 2s1 2px 2py और 2pz, ये 1 और ये 1। अब ये जो हमारे पास हैं ये क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनको हम कहते हैं कि दे ऑल हैव द सेम एनर्जी, तो इनको हम कहते हैं कि दे आर डीजनरेट। सो ऑल sp3 ऑर्बिटल आर डीजनरेट, सो ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 37 है, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। अगर हम रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये मेटल है और अल्कली मेटल है, ठीक है। हमारे पास जो लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, एंड पे हमारे पास क्या आता है, रुबिडियम और फिर सीजियम आता है। तो रुबिडियम जो है ये बिलोंग करता है 5th पीरियड से, तो हमारे पास एंड पे जो कन्फिग्रेशन आती है इसकी वो होगी 5s। तो 5s सबसे पहले हम लोगों ने L की वैल्यू देखनी है, तो 0 1 2 3 S P D F, ये L जो है दिस इज़ द एज़मुथल क्वांटम नंबर। तो अगर हम वैल्यू देखते हैं S के लिए तो वो क्या होती है, दैट इज़ 0। तो 5s का मतलब क्या है, n हमारे पास क्या है 5 है इसका, और n क्या है, दिस इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो इसका 5 हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसका L देखते हैं एज़मुथल क्वांटम नंबर, तो वो वैल्यू 0 दे रहा है। अगर ये वैल्यू 0 है तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर इसका हो जाएगा +1/2, ठीक है, +1/2। सो ये हमारे पास इसकी करेक्ट सारे क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एज़मुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें से हम लोगों ने देखना है कि राइट ऑप्शन कौन सा बनता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज़ करेक्ट। ये हमारे पास n है, ये हमारे पास L है, ये हमारे पास m है और ये हमारे पास s है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 38, ज़ीमन इफेक्ट रेफर टू। ज़ीमन इफेक्ट हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो जो है और मज़ीद स्प्लिट अप हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज़ करेक्ट। अब ज़ीमन इफेक्ट के साथ हम लोग एक और इफेक्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टार्क इफेक्ट। अब स्टार्क इफेक्ट में हम क्या करते हैं, स्टार्क इफेक्ट में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसको रख देते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 39 में हमसे पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी लेवल इज़ -21.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 अर्ग पर एटम। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट की आपको बताया हुआ, सेकेंड आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, हम लिखते हैं सेकेंड के लिए इज़ इक्वल टू E1 डिवाइड बाई n², हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर सिंपल हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, E1 डिवाइड बाई n, सेकेंड हमसे पूछा तो 2 का स्क्वायर ले लेते हैं और वैल्यू हमारे पास गिवन है फर्स्ट की ये वाली, तो हम लिखेंगे -21.79 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। इसको हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा। अब जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आता है -5.547 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 अर्ग्स, ये हम लिख लेते हैं पर एटम, अर्ग पर एटम। सो इसमें से देखिए कौन सा हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दिस वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज़ इनकरेक्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू, नो, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना दैट इज़ लेस देन। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन इज़ 1842 टाइम्स हैवियर एज compared to electron. So this is incorrect. Next, it is a basic constituent of all atom. Yes, जितनी भी एटम्स होते हैं उनके शेल्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेस। यस, हम लोग जब कैथोड रेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इसको पढ़ते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हेंस इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है, दिस इज़ करेक्ट वन। वैसे है इनकरेक्ट क्योंकि हमसे वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, सो आपने जो है ऑप्शन नंबर बी को पिक करना है। इन अ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 1, हाउ मच एनर्जी विल बी इमिटेड। अब यहाँ पे क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट शेल है, फिर ये सेकंड है और यहाँ पे थर्ड शेल है। अब कह रहे हैं थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसने जंप करना है फर्स्ट शेल में। अब वहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी जो है ना इमिट होगी। अब हमने क्या करना है, इस एनर्जी को फाइंड आउट करना है कि ये एनर्जी कितनी इमिट होगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो बाकी के MCQs है उसमें भी इससे पहले मैंने आपको कराया है कि हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशन है दैट इज़ 13.6 डिवाइड बाय n²। अब ये वो इक्वेशन है जो हम लोगों ने याद करनी है।
अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल नेट जो एनर्जी है उसके लिए इक्वेशन है। अब ये हम लोगों ने इसको याद लाजमी रखना है, ठीक है। अगर ये नहीं याद होगा तो हम ये न्यूमेरिकल जो है सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम E1 के लिए जो है फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे E1 मतलब फर्स्ट शेल की जो एनर्जी, उसके लिए हम लिखेंगे 13.6 डिवाइड बाय 1 और 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 13.6 डिवाइड बाय 1, तो इससे हमारे पास -13.6 ही आएगा। और E3 हमारे पास क्योंकि थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल के लिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो इससे हमारे पास बन जाएगा 9, और अगर हम 9 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.5। अब हमने क्या करना है, चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो चेंज इन एनर्जी जो हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड शेल से फर्स्ट में आ रही है, तो इसी के अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। E3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी, -1.5, और माइनस ये हमारे पास E1 की कितनी है, -13.6। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करके, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तो हमारे पास एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ अर्ग्स में मांग रहा है। तो हमें पता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 अर्ग्स, ठीक है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने की इक्वल है तो फिर जो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कितने की इक्वल होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू x। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 अर्ग्स मल्टीप्लाई बाय 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, या हमारे पास ये हो सकता है 0.196 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 अर्ग्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं। व्हेन एटम आर बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल ओनली अ फ्यू इन मिलियंस सफ़र डिफ्लेक्शन, अदर पास आउट अनडिफ्लेक्टेड। कहता है कि अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है, उससे हम लोग अल्फ़ा रेज़ जो है वो पास कराते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी रेज़ जो है ना वो अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो टकरा के वापस डिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। अब उसकी वजह क्या होती है कि मतलब मिलियन ऑफ रेज़ अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रही हैं, बाकी सारी पास हो जाती है, उसमें से कुछ ऐसी होती हैं, कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो कि वापस डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब इस डिफ्लेक्शन की वजह क्या है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द मूविंग अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल, नो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। द न्यूक्लियस ऑक्युपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। यस, जो वॉल्यूम है उसमें क्या है, जो न्यूक्लियस है उसके वॉल्यूम के अंदर क्या पड़ा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा है, प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, और ये प्रोटॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर डबली पॉजिटिव चार्ज, ये जब जाते हैं तो यहाँ से वापस डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन है उसका वॉल्यूम बहुत छोटा सा है, ठीक है। अगर वो छोटा सा है तो उसी से जो रेज टकराएंगी वो डिफ्लेक्ट होंगी, बाकी जितनी भी होंगी वो क्या कर जाएंगी, आगे पास आउट हो जाएंगी। सो द न्यूक्लियस ऑक्युपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, और यही हमारे पास वजह है कि मिलियन ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर पास हो रही हैं तो उसमें से कुछ जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द एटम करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2। अभी इससे पहले जो हम लोग कर चुके हैं वही हमारे पास एग्जैक्टली सेम चीज़ है कि एनर्जी अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो हम कहते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा -13.6 और n सेकंड है तो यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -13.6 डिवाइड बाय 4, और इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इफ़ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज़ गिवन इज़ इतना, एनर्जी हमारे पास इतनी गिवन है, ठीक है।
देन द वेव लेंथ ऑफ द फोटोन इज़, एनर्जी गिवन है, हम लोगों ने जो है ना वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसको करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है और उस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। वो ये है कि एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल टू एच सी और लैम्डा। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है? ये हमारे पास आती है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से, ठीक है। हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से आई हुई है, QUANTUM, ठीक है, क्वांटम थ्योरी। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेव लेंथ, लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई एनर्जी। अब इसके अंदर आप सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दें। एच हमारे पास क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट की अपनी फिक्स वैल्यू है दैट इज 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, सी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय एनर्जी। एनर्जी हमारे पास कितनी गिवन है? एनर्जी हमारे पास यहाँ पे गिवन है ये वाली 3.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। अब इन सब को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर। और अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा? दैट वुड बी 656 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नैनोमीटर। अब ये 6.56 अगर हम इसको ले आते हैं, मतलब अगर हम इसको 2 पॉइंट इधर मूव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास -7 से क्या बन जाएगा? -9, और -9 को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ इक्वल टू नैनोमीटर। सो इसलिए हम इसको 656 नैनोमीटर कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 45 हमसे पूछ रहा है कि इन द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या होता है कि एटम है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको एनर्जी दी, ठीक है, लाइट दी, और इससे आपने उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लिया। इसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, स्मॉलर देन द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट फोटोन कहता है कि जो एनर्जी है, ठीक है, ये आपने यहाँ से इसको फोटोन दिया, तो दिस इज़ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या रिमूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से मूव करता है। तो कौन सी एनर्जी होगी जिसकी वजह से मूवमेंट होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इन दो एनर्जीज़ की, इंसिडेंट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जीज में से पूछ रहा है कि इनका क्या मतलब, कौन सी स्मॉलर होगी और कौन सी ग्रेटर होगी। सो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है दैट इज़ स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन। तो हमारे पास एक जनरल एक इक्वेशन भी है कि h⁻ माइनस h⁻0, ठीक है। इसका मतलब है कि स्मॉलर देन h⁻। h⁻ कौन सी है? h⁻ वो एनर्जी है जो हम लोग बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। जो इंसिडेंट फोटोन है, जो इंसिडेंट लाइट हम दे रहे हैं, उसकी एनर्जी h⁻ से रिप्रेजेंट करते हैं। h इज़ द प्लांक्स प्लांक्स कांस्टेंट, और v जो है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। और ये हमारे पास किस चीज़ की है? दैट इज़ फॉर द नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लोगों ने यहाँ से न्यूक्लियस से रिमूव किया है। तो दैट इज़ लेस देन या स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटॉन्स। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 46 में हमसे क्या पूछ रहा है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैस इतना गिवन है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, वेलोसिटी भी गिवन है, एक्यूरेट अप टू 0.01% विल बी use h/4 pi in uncertainty expression where the h is equal to। अब हमने इसमें क्या करना है? अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैस हमारे पास गिवन है कितना? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास मैस आ गया। उसके बाद वेलोसिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की गिवन है कितनी? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और
एक्यूरेसी जो है इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.001%। अब इसका मतलब ये है कि परसेंट का मतलब इसको हमने 100 पे डिवाइड कर देना है, 0.001 डिवाइड बाय 100। तो एक्चुअल वेलोसिटी जो हो जाएगी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास होगी। सो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, जो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, सॉरी 8 नहीं, दैट इज़ 4, और मल्टीप्लाई कर देते हैं ये जो हमारे पास एक्यूरेसी है इसके साथ 0.001 डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय 4 पाई एम डेल्टा वी, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो इसी के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 और डिवाइड बाय 4, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14, और मल्टीप्लाई बाय मैथ्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे, दैट इज़ 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻28, और साथ में हमारे पास चेंज इन जो वेलोसिटी है हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 0.3। अब इन सब के अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, हम लिखते हैं कि चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.93 सेंटीमीटर। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। देखें मैथ्स गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्यूरेसी इन वेलोसिटी वो उसकी परसेंटेज देखनी है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100, तो हम इसको डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी जो गिवन है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास 0.3 आ जाती है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय 4 एम डेल्टा वी। अब इनके अंदर सारी की सारी आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास फाइनल हमारा जो आंसर है वो आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 47 है, द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 एंड 3s1 शोज़। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 2 4, 4 + 5 9 और 9 + 1 10। तो जिसका एटॉमिक नंबर 10 होगा उसी की कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है ना, तो लेकिन ये है कि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरह करते हैं 1s2 2s2 और 2p6। तो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फॉर नियॉन। लेकिन इसमें क्या है कि p के जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको एक्साइट करके 3s1 में ले गए हैं। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन एटम्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट होगा। अगर हम फ्लोरीन की एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, फ्लोरीन का ग्राउंड स्टेट हमारे पास इस तरह होता है ना, 1s2 2s2 और 2p5। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। तो 5 + 2 7, 7 + 2 9। और अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते भी हैं तो हमारे पास बन जाएगा 2p4 और 3s1। तो ये हमारे पास नहीं पॉसिबल, और ये एक्साइटेड स्टेट इसका यही होगा ना, 1s2 2s2 2p4 और 3s1। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक्साइटेड स्टेट ऑफ ऑक्साइड आयन, तो ऑक्साइड का ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 1s2 2s2 2px 2py 2pz। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसमें से देखें एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो फिर भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 2 4 और 1 5। इसके p ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका एक एक्साइट करते हैं तो ये हो जाएगा 2p4 और 3s1, जिस तरह यहाँ पे फ्लोरीन के लिए है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक जो ऑप्शन रह जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन एटम। अगर हम इसका जो इलेक्ट्रॉन है 2p
6 जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं तो वो जाएगा 3s1 के अंदर, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट बन सकता है, बाकी जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ की तरफ मूव करते हैं, पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन क्या है, हम लोगों ने डिफरेंट पार्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, बीटा पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉजिट्रॉन हमसे पूछ रहा है कि पॉजिट्रॉन क्या है। सो पॉजिट्रॉन इज़ इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉजिटिव 1, ठीक है। दिस इज़ नोन एज पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम इसको इस तरह लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विद अ नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास बीटा पार्टिकल बन जाता है। MCQ नंबर 49 हमसे क्या पूछ रहा है कि द पोजीशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज़ नोन विद इन 1.0 नैनोमीटर। कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है और हीलियम है, उन दोनों की पोजीशन जो है कहता है वो हमारे पास तकरीबन इतने डिस्टेंस के अंदर पड़ी हुई है, 1.0 नैनोमीटर के अंदर। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ नोन, मोमेंटम भी हमें पता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये भी हमारे पास गिवन है, ठीक है, kg मास है और ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द हीलियम एटम इज़। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है किसके अंदर, हीलियम एटम के अंदर। तो ये अगेन हमारे पास हेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है और हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 4 पाई। अभी इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया है ये उसी की तरह है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हम देखते हैं कि डेल्टा एक्स जो है इलेक्ट्रॉन और हीलियम के लिए सेम गिवन है, ठीक है, वो कितना है, डेल्टा एक्स जो हमारे पास गिवन है 1.0 नैनोमीटर। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम विल आल्सो बी सेम। अगर हमारे पास ये सेम है तो मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास मोमेंटम भी सेम है, हमारे पास डेल्टा एक्स भी सेम है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो मोमेंटम है, चाहे वो हाइड्रोजन का है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमारे पास गिवन है और हीलियम का फाइंड आउट करना है। अगर इनकी पोजीशन सेम है तो इनका मोमेंटम भी सेम होना चाहिए। तो यही हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल सा है, अगर हमारे पास देखें पोजीशन सेम है तो मोमेंटम भी सेम है दोनों के लिए, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा। मोमेंटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी गिवन है तो ये हमारे पास हीलियम का भी सेम ही होगा। लास्ट वन, इफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन न्यूक्लियाई आर ऑल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद। अब इसका सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, वो कहती है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी। इसमें से हम देख सकते हैं कि लैम्डा जो है वेवलेंथ दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब इनके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं, आपके पास आंसर आता जाएगा। अगर हम मास की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻31 kg। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो मास होता है दैट इज़ 1.008। अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का जो मास होता है दैट इज़ 4 और नियॉन का जो मास होता है दैट इज़ 10। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मास है दैट इज़ फॉर नियॉन। अगर इसका मास सबसे ज़्यादा है तो इसका जो वेव लेंथ होगा वो सबसे लीस्ट होगा। अब इसमें से मास इसका सबसे कम है तो इसका जो वेव लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम और उसके बाद नियॉन। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। द de Broglie wavelength of a tennis ball of a mass 60 kg moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड is approximately। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन है, मास गिवन है और उसके बाद वेलोसिटी जो है वो भी गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, वेवलेंथ जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी कि वेवलेंथ इज़ इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी। जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिराइव भी किया था। अब h क्या है, h इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट और इसकी हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं मास के ऊपर। मास कितना गिवन है हमारे पास, 60 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³
और यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो 10 मीटर गिवन है, तो हम इसको लिख लेते हैं 10 मीटर। अब इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेट और डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻³ मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। MCQ नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अगर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन की, तो ये दोनों जो हैं दे सपोर्ट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Similarly, E is equal to mc square, which is Einstein equation. It support the particle nature of electron. और उसके बाद जो अगली हमारे पास इक्वेशन गिवन है, that is E is equal to h mu, which is equal to hc divided by lambda. ये हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन है और ये जो है सपोर्ट करती है बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। MCQ number 53, if the radius of first Bohr orbit is a0, then the radius of the third orbit is। अब थर्ड ऑर्बिट का हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कि नेट रेडियस इज इक्वल टू a0 डिवाइड बाय z मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। अब a0 हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वो वैल्यू पुट नहीं करनी। यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि ऑर्बिट कौन सा थर्ड ऑर्बिट है, तो हम इसको लिख लेते हैं a0 डिवाइड बाई z। एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज़ 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको n। शेल नंबर थर्ड है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा a0 9 डिवाइड बाई 1 या 9 a0। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दिस वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 54 है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द हाइड्रोजन न्यूक्लियस टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द ड्यूट्रियम न्यूक्लियस। अब हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम की अगर हम बात करते हैं, दोनों के अंदर क्या होता है, एक एक शेल मौजूद होता है और इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। मैस नियरली ट्वाइस दैट ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अब ड्यूट्रियम जो है उसका मैस डबल होता है। हाइड्रोजन का अगर मैस 1 है तो ड्यूट्रियम का मैस क्या होता है, 2 होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों के क्या हैं, फर्स्ट शेल के अंदर ही रिवॉल्व कर रहते हैं। अब हम लोगों ने इन दोनों की रेशियो जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं कि नेट रेडियस इज इक्वल टू a0 n स्क्वायर डिवाइड बाई z। अब अगर हम हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करते हैं, फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू a0 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए आ रही है वैल्यू। और इसी तरह अगर हम ड्यूट्रियम के लिए फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा a0 1 स्क्वायर। दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1, तो यहाँ से भी 1 ही आ जाएगा। अगर हम R ऑफ हाइड्रोजन और R ऑफ ड्यूट्रियम इक्वल ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास 1 आंसर आ रहा है, यहाँ से भी 1 आंसर आ रहा है, तो 1 डिवाइड बाई 1 या हम इसको लेंगे 1:1। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दिस वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 55 द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी आपको यहाँ पे गिवन है। अगर कोई कन्वर्जन वगैरह हम लोगों ने करनी होती है तो हम यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका ये है कि हमारे पास इक्वेशन है mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2 पाई, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि mv इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2 पाई r। सिंपल हम लोगों ने क्या किया, r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कि हमें पता है कि mv इज इक्वल टू h डिवाइड बाई पाई, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू है 2 पाई r, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं h डिवाइड बाई पाई, और हमारे पास h डिवाइड बाई पाई इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2 पाई r, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि mv जो है ये किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू h डिवाइड बाई पाई।
तो h डिवाइड पाई को हम mv की वैल्यूज़ के साथ इक्वलाइज कर सकते हैं। तो mv की वैल्यू क्या आ रही है, h डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ से हम जो लैम्डा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा h इज़ इक्वल टू h 2 पाई r। इस h को यहाँ से काट दें तो ये बन जाएगा लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 पाई r। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, पाई इज़ इक्वल टू 3.14 22/7 कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, और यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस होता है दैट इज़ 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 3.328 एंगस्ट्रॉम। लेकिन हम लोगों ने अब क्या करना है, थोड़ी सी कन्वर्जन करनी है। इसको अगर हम लिख लेते हैं 3.328 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम जो है इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दी किस चीज़ के अंदर, मीटर की यूनिट के अंदर, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू दिस, और ये हमारे पास 10⁻10 जो है इसको अगर हम -9 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.3328 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मीटर, और -9 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, नैनोमीटर की इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 0.3328 नैनोमीटर। अभी हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नॉट ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज़ करेक्ट, 0.3328 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 56 में हमसे पूछ रहा है कि द मास ऑफ अ फोटोन विद अ वेवलेंथ इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 सेंटीमीटर इज। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। वेवलेंथ हमारे पास गिवन है, तो सिंपल हमारे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, और वो इक्वेशन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है कि लैम्डा जो है वेवलेंथ दैट इज़ इक्वल टू h डिवाइड बाय m एंड u, ठीक है। अब हमें पता है ना कि मास जो है दैट इज़ इक्वल टू h डिवाइड बाय u लैम्डा, और ये जो हमारे पास u है, ठीक है, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ठीक है। ये जो u नज़र आ रहा है आपको, इट रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ फोटोन, जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और लैम्डा हमारे पास जो है वो गिवन है, ठीक है। लैम्डा इज़ इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। लेकिन लैम्डा की जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मीटर, तो हमने इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर देना, तो हमारे पास बन जाएगा 1.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर। और उसके बाद हमारे पास h की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास बनेगा 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकंड। अब ये वैल्यू सारी की सारी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास इज इक्वल टू h 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकंड डिवाइड बाय ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको लैम्डा के साथ, वेवलेंथ के साथ। तो वो वेवलेंथ हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर। तो इन सब कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाता है दैट इज़ 1.4258 मल्टीप्लाई बाय 10⁻32 किलोग्राम kg, ठीक है। दिस इज़ द मास ऑफ फोटोन। तो अगर हम यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन देखते हैं तो ये हमारे पास कौन सा वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 1.4285 मल्टीप्लाई बाय 10⁻32 kg। नेक्स्ट MCQ नंबर 57, व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू सोलर रेडिएशंस। हमारे पास एक मेटल सरफेस है, यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं सोलर की, और यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। emitted electron have energy less than a maximum value of energy depending upon frequency of incident radiation। तो इससे पहले के जो MCQs थे उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराई थी कि
एच सी माइनस एच सी नॉट, ठीक है। तो देखें ये फोटोन आ रहा है तो इसके पास एनर्जी होगी, एनर्जी के साथ आ रहा है, वो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो भी मूव कर रहा है, उसके पास भी एनर्जी है। अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जो इंसिडेंट फोटोन है जिसको हम टारगेटेड मटेरियल के ऊपर हिट कराते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ये से पहले हम लोग कर भी चुके हैं, इन्हीं एमसीक्यूज एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज में हम पहले कर चुके हैं। एमसीक्यूज नंबर 58, द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग 4.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। अब वेवलेंथ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है, तो सिंपल है, हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम वी, और दैट इज़ आल्सो इक्वल टू एच डिवाइड बाय 2 एम ई एनर्जी। तो सिंपल आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें तो लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू, इसकी इक्वल है ना, तो एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, अभी हम लोगों ने इसको किया है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2, कांस्टेंट है, मैथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg मल्टीप्लाई बाय एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, दैट्स 4.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25, और इसका एज अ होल अंडर रूट ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.727 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे मूव कर लेते हैं, तो लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये इसी तरह मांगा हुआ है 7.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर। तो ये ऑप्शन हम लोगों ने इसमें से देखना है कि ऑप्शन कौन सा वाला है। तो ये 7.727 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज़ द लैम्डा, दैट इज़ द वेवलेंथ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वेशन के अंदर और क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन हुई है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और वेवलेंथ हमसे मांगा था तो वेवलेंथ हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया है। अगर आप इसको यहाँ तक करते तब भी ठीक है, और आपने इसको आगे फिर फर्दर कन्वर्ट करना है, पॉइंट को इधर मूव कराना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर पॉइंट इस साइड में मूव करता है तो वैल्यू ये वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर पॉइंट बैकवर्ड मूव करता है तो ये वैल्यू क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। एनीवेज हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन कौन सी है, NS2 और NP6, जिसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होना, तो वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ नोन एज नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ये हमारे पास 6s2 है, ये भी नहीं है, 6s2 ये भी नहीं है, ये हमारे पास देखें 5s2 5p6, तो ये हमारे पास करेक्ट बन रही है। दिस इज़ 5d, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 5d1, तो दिस वन इज़ द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 60, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N+2। देखें नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 7, तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास होगा 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, 2 + 2 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये N+2 का मतलब इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेंगे तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1s2, रिमूव नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2px 1 2py 0 2pz 0। ये हमारे पास कब होगा, जब नाइट्रोजन पॉजिटिव 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज़ करता है, यही हमसे मांगा हुआ है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड फॉर्म में है, ये पेयर्ड फॉर्म में, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना अपोजिट स्पिन के साथ, और ये हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज़ द करेक्ट वन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated in all orbitals having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1 is। अब यहाँ पे हम लोगों ने azimuthal quantum numbers जो हैं उनको जहन में लेकर आना है। azimuthal quantum number को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ, उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं 0 1 2 और 3, और 0 इज़ द वैल्यू फॉर s, p के लिए 1, d के लिए 2 और f जो है ऑर्बिटल उसके लिए 3 वैल्यूज होती है। अब यहाँ पे स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास उसको हम कहते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दीज रिप्रेजेंट शेल्स, ठीक है।
तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें 2 दिया हुआ है, तो 2 का मतलब हमारे पास क्या है कि शेल नंबर हमारे पास कौन सा है, दैट इज सेकंड शेल। और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 1, तो 1 हम लोगों ने देखना है कि 1 किसके लिए है, तो p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की 1 आती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2p ऑर्बिटल। और 2p ऑर्बिटल जो है उसको हम अगर स्प्लिट करते हैं तो ये होता है 2px 2py 2pz सब ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, एन आयन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इट इज़। अब आपने वो आयन बताना है जिसके अंदर 18 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये किस में पॉसिबल है, पोटाशियम तो ग्रुप 1 का है, यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसमें से देख लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। अगर हम सबसे पहले कॉपर की बात करते हैं, इसकी कन्फिग्रेशन अगर हम लोग कर लेते हैं, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है ना दैट इज़ 29। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉपर पॉजिटिव 1 है, तो इसका मतलब है 29 में से हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 28। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इस तरह हो जाएगी 1s2, 28 की कर रहे हैं, ठीक है, 29 की नहीं इसकी। तो ये हो जाएगा 1s2, फिर ये हो जाएगा 2s2, फिर ये हो जाएगा 2p6, फिर 3s2, 3p6 और 3d10। तो इसके वैलेंस में देखें थर्ड शेल इसका है 3 3 3, इसका मतलब है दिस इज थर्ड शेल। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 6 8, 8 + 10 18। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ऑप्शन नंबर ए ही जो है ना दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 63 है, फॉर एज़ीमुथल क्वांटम नंबर L = 3। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर गिवन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। जैसे हम लोगों ने 61 के अंदर किया एग्जैक्टली वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो L की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू 3 किसके लिए है, F के लिए। तो F ऑर्बिटल है और F ऑर्बिटल जो है फर्दर 7 ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिट होता है, ठीक है। तो 7 ऑर्बिटल में हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 × 2 14। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इसमें से आपको बता दूं कि S ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं और F के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टोटल एकोमोडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 64 है, इफ़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ अ गिवन एटम is represented by 3 then what will be its principal quantum number। अब आपको ये बताया गया हुआ है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम अगर 3 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या होना चाहिए। अच्छा सबसे पहले तो ये कि दिस इज़ -3, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस है, ठीक है। L की वैल्यू जो है ना दैट इज़ M की वैल्यू सॉरी दैट इज़ -3। और -3 वैल्यू कब आती है हमारे पास, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ है। और 7 वैल्यूज़ हमारे पास हमेशा आती है किसके लिए, F ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो F ऑर्बिटल हमारे पास कहाँ पे आता है, 1 2 3 और ये 4, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4f14। तो f ऑर्बिटल कहाँ पे आ रहा है, f ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। और यही हमसे पूछ रहा है कि इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 4 होगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दिस इज़ करेक्ट। 4f देखें, f कहाँ से शुरू होता है, 4th शेल जो है ना वहाँ से f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिलअप होना शुरू हो जाते हैं। तो यही हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछ रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -3 गिवन है, तो -3 हमारे पास कौन से के अंदर आती है जब हम f ऑर्बिटल की बात करते हैं। अगर हमारे पास d ऑर्बिटल होता है तो d ऑर्बिटल के लिए ये होता है -2 -1 0 +1 और +2। इसी तरह अगर ये p होता तो p में होता -1 0 और +1। अगर s ऑर्बिटल होता तो s की वैल्यू जो है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 0 होती है। तो ये हमारे पास था MCQ नंबर 64
आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। अब ये 4 क्वांटम नंबर हमारे पास गिवन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन की जो ज़्यादा एनर्जी है वो जो है आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम लोग इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन, और इसमें से हम देखते हैं कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी। अब देखें L की वैल्यू अगर 2 है तो ये हमारे पास वैल्यूज़ है ना 0 1 2 3 S P D और F। L की वैल्यू अगर 2 है तो 2 का मतलब ये D ऑर्बिटल है तो ये 3D हो जाएगा, अगर 2 है तो ये D हो जाएगा। इसी तरह 1 है, 1 का मतलब ये P ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो ये P हो जाएगा। और ये 5 0 वैल्यू किसके आ रही है, S के लिए, तो हम यहाँ पे S लगा लेते हैं। अब ये हमारे पास ऑर्बिटल बन गए। सबसे पहले हमारे पास है 3 और ये D, उसके बाद हमारे पास है 4D, उसके बाद हमारे पास है 4P और उसके बाद हमारे पास है 5S। अब इसमें से एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो एनर्जी के लिए हमारे पास एक हम रूल अप्लाई करते हैं N+L रूल। तो N+L रूल के मुताबिक ये इसका n कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं। ये जो 3 4 4 5 है, दीज आर द शेल नंबर, तो n हमारे पास शेल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। और D जो है D या P और S, ये ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। तो D के लिए वैल्यू क्या आ रही है, D के लिए वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 ये 5 और ये 4D है, तो n की जगह पे 4 लगा लेंगे। और D के लिए L की वैल्यू क्या आ रही है, 2 है, तो 4 + 2 6। 4P है तो यहाँ पे 4 लगा लेंगे, P के लिए वैल्यू 1 आ रही है तो 4 + 1 5, और फिर 5 है, 5S के लिए वैल्यू 0 आ रही है तो 5 + 0 = 5। अब आपने इसमें से डिसाइड करना है कि आपको क्या लग रहा है कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा है, वैल्यू 6 की, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। हेंस ऑप्शन नंबर बी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। आपने क्या करना है, इसमें N+L रूल जो है, जो हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है लेक्चर्स के अंदर, वो अप्लाई करना है इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पॉसिबल सब शेल फॉर N+L = 7। अब आपने इसके लिए सब शेल जो है वो ढूंढना है कि वो किसके लिए पॉसिबल होगा। अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो N+L = 7, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं 7 + 0 के साथ। 0 मतलब क्या है, 0 का मतलब है 7S। 0 किसके लिए वैल्यू है, 0 इज़ द वैल्यू फॉर S। उसके बाद अगर हम इसको कर लेते हैं 6 + 1, तो 6 + 1 इसका मतलब है कि 6 1 वैल्यू किसके लिए है, P के लिए, तो 6P हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको 5 + 2 कर लेते हैं तो 5N के लिए 2 वैल्यू किसके लिए है, D के लिए, तो ये 5D हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसको 4 + 3 करते हैं तो 4 + 3 इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास N की वैल्यू 4 है, तो हम इसको 4 कर लेते हैं। 3 किसके लिए है, F, तो 4F हो जाएगा। तो 7S 6P 5D 4F आर द पॉसिबल सब शेल फॉर N+L = 7। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 67, वेव लेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मोशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक इक्वेशन है जो हम स्टार्ट से कर रहे हैं, de Broglie इक्वेशन H/mv। mv इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसको मोमेंटम कहते हैं। तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि लैम्डा जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। हेंस ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। वेव लेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेव लेंथ और वेलोसिटी में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर हम वेलोसिटी ज़्यादा करेंगे तो वेव लेंथ कम हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी कम करेंगे तो वेव लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। MCQ नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ रूल्स अपने जहन में लेकर आने हैं, जैसे हुंड रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंगली लफ दबाव ये हमारे पास इनकरेक्ट है। वजह क्या है, अगर हम इसको फिलअप करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 2 4, तो इसको हमने फिल इस तरह करना था 1 2 3 और ये 4, ऐसे फिलअप करते। उसके बाद इसकी क्या करते, पेयरिंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते 1 2 3 4
5 और ये 6, तब ये करेक्ट होता। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते हैं 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब ये जो रेड मैंने किए हैं दीज आर द करेक्ट वन। इसने जो MCQ के अंदर दिए हैं ये सारे इनकरेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होन्स रूल जो है वो इसने अप्लाई ही नहीं किया। होन्स रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास ऑर्बिटॉल मौजूद है तो आपने पहले क्या करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, उसके बाद आपने ऑपोजिट स्पिन के साथ इनको पेयर अप कर देना है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 69 में हमसे क्या पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गुडोलियम एटॉमिक नंबर 64 इज़। अब 64 की आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, सो दैट इज़ 4f7 5d1 एंड 6s2। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। इसकी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ईजी है, तकरीबन हर किसी को आती है। नेक्स्ट हमारे पास है द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटॉल्स, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +2। तो इसका हम लोगों ने राइट ऑप्शन बताना है। तो अब n इज इक्वल टू 3 तो 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास L2 की वैल्यू हमारे पास आती है d के लिए, और ये +2 भी ठीक है। ये d के लिए वैल्यू जो होती है दैट इज़ +2 -1 0 -1 +2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ आ रही है। +2 यहाँ पे मौजूद है तो 3d की बात कर रहे हैं, तो एक ही ऑर्बिटॉल है जिसके लिए वैल्यूज़ जो हैं वो पॉसिबल है। नेक्स्ट जो MCQ नंबर 71 है ऑनवर्ड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ IM केमिस्ट।